करोड़ों स्कूली बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम कराने के लिए तरमीमशुदा प्रधानमंत्री पोषण योजना जारी रखने को दी मंजूरी। 1,31,000 करोड़ रुपए वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मंसूबे से 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों तलबा को होगा फायदा। मरकजी काबीना ने मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और गुजरात में राजकोट कानालूस रेलवे सेक्शन को दोहरा करने को भी दी मंजूरी। दोनों प्रोजेक्टों पर तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा। ACGC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने को भी मिली मंजूरी। साथ ही काबीना ने कौमी बरामदाती बीमा खाता स्कीम NEIA मंसूबा जारी रखने को भी दी मंजूरी। पंजाब कांग्रेस का बहरान मजीद संगीन। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात के बाद कयास आरआईओ का बाजार गर्म। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को लिखा खत। वर्किंग कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब करने का मुतालबा। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा, बगैर सदर के पार्टी में पता नहीं कौन कर रहा है फैसले। मगरबी बंगाल में 3 और उड़ीसा में एक असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर से इंतखाबात में ले रही हैं हिस्सा। इस साल की शुरुआत में असेंबली इंतखाबात में नंदीग्राम से हार गई थी ममता। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में दिफाई खरीदारी कौंसिल ने 13,165 करोड़ रुपए की तजावीज़ को दी मंजूरी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के फरोग के लिए घरेलू जराये से की जाएगी 87% खरीद। 3,850 करोड़ रुपए के 25 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टरों की भी होगी खरीदारी। मुसल्ह दस्तों को मजबूत करने के लिए खरीदा जाएगा 4,962 करोड़ रुपए का गोला बारूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इदारे का करेंगे इफ्तिताह। PM राजस्थान में ही 4 नए मेडिकल कॉलेजों का भी रखेंगे संग बुनियाद। भारत ऑस्ट्रेलिया खवातीन क्रिकेट में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा दिन रात का टेस्ट मैच। दोनों टीमें 15 साल बाद खेलेंगी टेस्ट मैच। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आज होगा तारीखी टेस्ट मैच का आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। बुध को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। इनमें मुल्क के बरामदात को बढ़ाने से प्रधानमंत्री पोषण स्कीम और रेलवे से मुतालिक कई अहम फैसले शामिल हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मरकजी काबीना की बुध को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए, जिसमें मुल्क के नौनिहालों के मफादात में फैसले किए गए तो मुल्क के बरामदात को फरोग देने के लिए भी फैसले हुए। मोदी सरकार ने रेलवे से मुताल्लिक भी कई फैसले किए। काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुल्क के 8वीं क्लास तक के बच्चों में तग़ज़िये को फरोग देने के लिए अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पोषण स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें अगले 5 साल के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर तालीम ने प्रधानमंत्री पोषण स्कीम को जिस्मानी तौर से कमजोर और सुए तग़ज़िया का शिकार बच्चों के लिए एक इनक़लाबी कदम बताया। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली PM पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पोषण को याद करते ही ये खाना कितना और न्यूट्रियस हो, लोकल मटेरियल और क्या जोड़ा जा सकता है, उसमें समाज की सहभागिता में और क्या किया जा सकता है, ये सारा विषय एक प्रायोरिटी में आती है। इसीलिए इसके नाम PM पोषण रखा गया है। मोदी सरकार ने मुल्क में बरामदात को फरोग देने के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं, जिसके तहत सरकार ने कौमी बरामदाती बीमा खाता NEIA मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया है। इसमें अगले 5 साल में सरकार के जरिए 1,650 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों रोजगार के मौके भी पैदा होंगे।
मोदी सरकार ने बरामदात कर्ज गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से कंपनी 2025-26 तक अपनी देनदारियों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा पाएगी, जिसका बराह रास्त फायदा बरामदातकारों को मिलेगा। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इस नाम से एक स्कीम चलती है जिसमें 1650 करोड़ रुपए अधिक कैपिटल इन्फ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। इसके साथ ही सरकार ने बैंकों की मदद के लिए अगले 5 साल के लिए 4,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला किया है, जिसकी वजह से 88,000 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी मंसूबे को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने रेलवे से मुताल्लिक भी कुछ फैसले किए हैं, जिसके तहत नीमच रतलाम रेल लाइन को दोहरा किए जाने को मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे की कुल तखमीना लागत 1095 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही काबीना ने गुजरात में राजकोट कनालसू रेलवे लाइन की दोहरीकारी को भी मंजूरी दी है। इस मंसूबे के तहत 111 किलोमीटर लंबी लाइन पर कुल 1080 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। लाइन की डबलिंग होने से उस क्षेत्र के उद्योगों में, विशेषकर सीमेंट इंडस्ट्री, आपके वहाँ लाइमस्टोन की इंडस्ट्री, प्लस वहाँ टूरिज्म और वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है, उस सब एक्टिविटीज़ को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है गुजरात में राजकोट कानालूस लाइन। इस प्रोजेक्ट का भी डबलिंग का आज अनुमोदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 111 किलोमीटर की इस लाइन पे 1080 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। आप सभी जानते हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, ओखा, बेदी, सिक्का, वो एक ऐसा एरिया है जिसमें हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सुधार आएगा। मोदी सरकार जहां मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तेजी से फैसले कर रही है, तो वहीं लोगों के मफादात के लिए भी मुसलसल फैसले किए जा रहे हैं। सरकार ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वबा के बाद से मुसलसल सरकार मुल्क की बरामदात को फरोग देने के लिए पुरज़्म है, जिसके लिए गुज़िश्ता कुछ महीनों में सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े फैसले किए गए हैं और उसी का असर है कि मुल्क की बरामदात तारीखी सतह पर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। सनती हल्के ने काबीना के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। टेक्नोक्राफ्ट ग्रुप के चेयरमैन एसके सराफ ने कहा कि इस फैसले से छोटे बरामदकारों को फायदा होगा। To ensure credit worth at least rupees 5.28 crores additionally over and above what they are doing. ECGC is already covering more than 50% exports from India and has almost 85% market share in credit insurance. The additional corpus of rupees 1,650 given to NEIA is also going to help the small exporters in covering their risk. और नाज़रीन, आपको बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कई अहम फैसले किए हैं। इनमें स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंग के लिए फ्रेमवर्क, रिलेटेड पार्टी लेन देन के लिए सख्त मेयार, तकनीकी कंपनियों में बेहतर वोटिंग हुकूक के साथ शेयर जारी करने के ज़ाब्तों को आसान बनाना और डीलिस्टिंग मेयार शामिल हैं। सेबी के गोल्ड के स्पॉट कारोबार के फ्रेमवर्क के तहत वॉल्ट मैनेजर गोल्ड डिपॉजिट कबूल कर सकते हैं और सिक्योरिटीज़ जारी कर सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रीसेट EGR कहा जाएगा।
और पंजाब में रियासती कांग्रेस के सदर के ओहदे से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस, जो कि अंदरूनी लड़ाइयों से नबरदास्त है, ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। रियासत के कई रहनुमाओं ने सिद्धू को गद्दार करार दिया है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने साबिक वजीर आला अमरिंदर सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए सिद्धू के इरादों पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने ये कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें सिद्धू के इस्तीफे के बाद सरहदी सूबा पंजाब में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम से खुश होंगी। दूसरी जानिब कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी के पास मुंतखब सदर भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। पंजाब कांग्रेस के सियासी बहरान में बुध को उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। पंजाब कांग्रेस और हुकूमत में जारी वाकयात के दरमियान इस इजलास को कई पहलुओं से अहम समझा जा रहा है। सिद्धू को पाकिस्तान का हामी करार देते हुए कैप्टन ने पहले ही मुल्क के मफाद में उनके वजीर आला बनने की मुखालफत की थी। अब सिद्धू के इस्तीफे के बाद उन्होंने फिर कहा कि सिद्धू एक गैर मुस्तहकम शख्स हैं। और आइए सुनते हैं कि पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर क्या कहा। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते। पंजाब के सियासी हलचल पर बात करते हैं चंडीगढ़ में मौजूद अपनी नुमाइंदा आकांक्षा सक्सेना से। आकांक्षा, पंजाब कांग्रेस का बहरान मजीद संगीन होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई है, जिसके बाद चपखलिश का जो दौर है वो बुरी तरह से कह सकते हैं कि जारी हो चुका है। लेकिन अगर हम अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने इसे खैर सगाली की मुलाकात बताया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमित शाह के साथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की कल मुलाकात हुई है और ये एक अहम मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल सीन है, जो कांग्रेस के अंदर अनरेस्ट है और जो पंजाब में उथल-पुथल हो रही है, उसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है ये मीट हो सकती है जो उन्होंने अमित शाह के साथ कल की है। और रोज ही जो पंजाब कांग्रेस में और पंजाब पॉलिटिक्स के समीकरण हैं जो वो बदलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एकदम से जो है आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और चन्नी जो हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो उससे सब कुछ उथल पुथल चल रही है और कहीं पे भी संभलने में नहीं आ रहा है कांग्रेस जो है पंजाब की। और आगे ही आगे आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि देखा जाएगा कि आज सिद्धू जो है या तो वापस आ जाएंगे या फिर वो अपने इस्तीफे पे खड़े रहेंगे। ये आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज एक मीटिंग भी बुलाई है। जी, अब जो पंजाब का कलह था वो कहीं दिल्ली तक भी पहुंच गया है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी बड़ा खुल के जो है इस बात का विरोध किया है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब कांग्रेस को ढंग से नहीं संभाला गया, जो जिस तरीके से जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था, वो नहीं हुआ टाइम से। उसकी वजह से एक बॉर्डर स्टेट जो है पंजाब की वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने की कगार पर आ गई है। एक अनस्टेबिलिटी आ गई है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक बॉर्डर स्टेट के अंदर।
और इसके चलते कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जो है वो चिंता जताई। और इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जब भी बोलते आए हैं वो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बोलते आए हैं। वो हमेशा ये बात कहते आए हैं कि पंजाब के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। पर जिस तरीके से अब हम पिछले दिनों से कुछ देख रहे हैं तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और सिर्फ एक पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और बाकी सारे काम और बाकी सारी डेवलपमेंट तो एक तरफ है पर जो पार्टी है वो ही संभलने में नहीं आ रही। बिल्कुल आकांक्षा, अगले कदम का हमें इंतजार करना होगा। आप भी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मगरबी बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। यहाँ मुकाबला बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टबरीवाल के दरमियान है। ये ज़िमनी इंतखाब ममता के लिए बहुत अहम है। फतेह उनके लिए हर हाल में ज़रूरी है। अगर वो हार गई तो उन्हें वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ेगा। असेंबली इंतखाबात में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर शिकस्त दी थी। ताहम उन्होंने बतौर वजीर आला हलफ लिया था। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इस इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुरअमन पोलिंग के लिए मरकजी फोर्सेस की गई कमेटियां तैनात की गई हैं। और नाज़रीन, खबरनामे में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए अब दीगर खबरों की जानिब रुख करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी सीपेट का इफ्तिताह करेंगे। भारत सरकार ने राजस्थान हुकूमत के साथ मिलकर CIPET यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर कायम किया है। ये खुद कफील और पेट्रोकेमिकल नीज इससे वाबस्ता सनतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्फ है। ये नौजवानों को हुनरमंद तकनीकी पेशेवर बनने के लिए तालीम फराहम करेगा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा अजला में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये मेडिकल कॉलेज मरकजी स्कीम यानी नई यूनिवर्सिटियां और कंसल्टिंग अस्पताल कायम करने की स्कीम के तहत मंजूर किए गए हैं। इस स्कीम के तहत पसमानदा और उमंग वाले अजला को तरजीह दी जाएगी। स्कीम के 3 मराहिल में मुल्क भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को 38वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में 8 स्कीमों का जायजा लिया गया। इनमें से 4 मंसूबे वजारत रेलवे, 2 वजारत बिजली और एक सड़क नकलो हमल और शहरी हवाबाजी के हैं। इन 8 मंसूबों की लागत तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से मुताल्लिक हैं। पिछली प्रगति मीटिंग में 14,39,000 करोड़ रुपए की मालियत के 297 मंसूबों का जायजा लिया गया था। दिफाई खरीद कौंसिल ने खुद कफील भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 13,165 करोड़ रुपए मालियत के फौजी प्लेटफॉर्म और साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें हेलीकॉप्टर, गाइडेड जंगी साजो सामान और रॉकेट गोला बारूद खरीदने की तजावीज़ शामिल हैं।
डीएसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 25 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है। डीएसी ने घरेलू जराये से तकरीबन 4,962 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल, गार्डियन म्यूनिशन, TGM और रॉकेट गोला बारूद की खरीदारी को मंजूरी दी। 4,353 करोड़ रुपए की दीगर तजावीज़ को भी मंजूरी दी गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बाकायदा बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ये पाबंदियां ख़ास तौर पर मंजूर शुदा परवाज़ों पर लागू नहीं होंगी। मजाज अथॉरिटी की जानिब से मामले की खूबियों और खामियों की बुनियाद पर मुंतखब रूटों पर बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी जा सकती है। कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरकज ने गुज़िश्ता साल 23 मार्च को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी थी। और मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 88 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 257वें दिन बुध की शाम 7 बजे तक 59 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी थी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, नज़र डाल लेते हैं अखबारात के जायज़े में। सबसे पहले रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि मरकज़ी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं और सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण कौमी स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। और नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बुध के रोज़ मीटिंग में ये फ़ैसला लिया है कि दिवाली के बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे और ये स्कूल जो हैं ये फ़िलहाल अगर हम बात करें 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और अगर दिवाली की बात करें या फिर त्योहारों की बात करें तो इसके बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे 8वीं क्लास तक। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में अब तूफ़ान शाहीन का ख़तरा नज़र आ रहा है। कई इलाकों में तेज़ बारिश है और 13 अफराद की जिसमें मौत हो चुकी है और 20 अज़ला में अगर देखा जाए तो कई तरह से जारी किया जा चुका है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली ख़बर पर। आपको बता देते हैं कि JNU की अगर बात करें तो JNU में आज की बात करें आपके साथ तो आपको बता दें कि 470 से ज़ायद को मिलेगी PhD की डिग्रियां। जी हाँ, 470 से ज़्यादा लोगों को PhD की डिग्रियां मिलेंगी। JNU में तकरीबी तक़सीम असनाद आज है और इसमें धर्मेंद्र प्रधान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा आइए अगली ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में अल अहसा की 127 अक़साम की जो खजूरें हैं वो गिनीज़ बुक में शामिल हो चुकी हैं। जी हाँ, ये सऊदी अरब की आलमी मेयार की कई अक़साम की आलमी शोहरत के बाद ये ख़बर आई है कि अल अहसा की 127 अक़साम की खजूरें गिनीज़ बुक में शामिल हो गई हैं। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि भवानीपुर में पोलिंग आज तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं और आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से कई इलाके वहां ज़ेर-ए-आब हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पोलिंग की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं और लोग बड़े जोश व खरोश के साथ अपना वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रजिस्टर कराने की अपील की गई है। जहां नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपील की है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग ज़रूर कराएं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब नज़र डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये तारीख़ी टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। भारत ने आखिरी बार 2006 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट खेला था। दोनों टीमें 15 साल बाद टेस्ट में आमने सामने होंगी।
हरमनप्रीत कौर चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गई और वो इस टेस्ट में भी नहीं खेलेंगी। भारतीय बल्लेबाजों को हालात के साथ तालमेल कायम करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में ओपनर्स स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर उसकी 26 मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ा था। ऐसी सूरत में भारतीय टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेगी। इस साल के शुरू में भारत ने 7 सालों में अपना पहला टेस्ट खेला। इसने राणा की शानदार कारकर्दगी की वजह से भारत इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच तारीखी तौर पर ड्रॉ करने में कामयाब हो गया था। और इंडियन प्रीमियर लीग में चोटी पर चल रही चेन्नई सुपर लीग का मुकाबला आज लीग में आखिरी नंबर रहने वाली सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद प्लेऑफ में अपनी जगह तकरीबन पक्की कर ली है। चेन्नई की बैटिंग बहुत मजबूत दिखाई देती है। फॉफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को अच्छा आगाज दिया है, जबकि मोइन अली, सुरेश रैना और अंबाती रायडू भी बैटिंग को गहराई देते हैं। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद का मकसद पिछले मैच में जीत का तसलसल बरकरार रखना होगा। केन विलियमसन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर करके हैदराबाद को मुसलसल 5 बार के बाद जीतने में मदद की। और नाज़रीन, आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।